नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के छठी कक्षा संस्कृत के प्रथमा पाठा का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वयम वर्णमालां पठामः। हम लोग अक्षर को यानी कि वर्णमाला को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ये जो प्रथमा पाठा है हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो छठी कक्षा में जो बिहार बोर्ड का संस्कृत है वो है दीपकम नामक करके जो है एक संस्कृत की पुस्तक है, उसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और इस संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। फिर हम अग्रिम वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है पाठ प्रारंभ हो रहा है कि वर्णः द्विविधा भवन्ति। तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। वर्ण का मतलब हमको समझना है क्या कि वर्ण मतलब होता है अक्षर। ठीक है, ये जो वर्ण है वर्ण का मतलब अक्षर होता है, जो ओ आ से लेकर के हम यरलव तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्णः द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वरः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, दो प्रकार के अक्षर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण हम किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो इसके लिए परिभाषा है कि स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। उसमें जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें कोई अन्य वर्ण भाग नहीं लेता है, वो स्व अपने आप जो है उच्चारित होता है। उसमें और कोई अक्षर सम्मिलित नहीं होता, कोई और वर्ण की सहायता से वो उच्चारित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अ, आ, ई, री, ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। ठीक है, हम अभी जानेंगे क्रमशः कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, सभी को हम जानेंगे। स्वर द्विविधा संति, स्वर जो है वो दो प्रकार के हैं, एक समानाक्षराणि, दूसरा संध्यक्षराणि च। तो पहला है समानाक्षर और दूसरा है संध्यक्षर। समानाक्षर क्या है और संध्यक्षर क्या है उनको भी हम जान रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जो इसमें जानेंगे समानाक्षर को जानेंगे। समानाक्षराणि यानी समानाक्षर कौन कौन से हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वर्णमालायाम आदौ ये सामान्यतः स्वरा संति ते समानाक्षर स्वरा भवन्ति। कह रहा है कि वर्णमाला में जो हम अ से लेकर यरलव तक हम पढ़ते हैं उसके आदि में जो स्वर होते हैं, जो स्वर हैं मतलब प्रारंभ स्टार्टिंग में जो हम लिखते हैं अ आ जो पूरा है रील री तक, वो क्या है? वे सभी क्या समानाक्षर स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घ उ री और दीर्घ री है, ये लरी है। लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इधर में जो देख सकते हैं कि दीर्घ वाला है, इधर जो है हर्ष वाला स्वर है। ठीक है, ये सभी क्या है? स्वर है। तो स्वर में हम अभी जो है समानाक्षर को पढ़ रहे थे, ये सभी क्या है? समानाक्षर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये सभी क्या है? समानाक्षर हैं। और आगे हम जो है पहले देख लेते हैं फिर संध्यक्षर को, कि संध्यक्षर जो है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो संध्यक्षर को समझेंगे। ये संध्यक्षर भी क्या है? ये भी स्वर ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संध्यक्षर कह रहा है कि दो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरा भवन्ति। कि दो निश्चित स्वर के संधि के द्वारा जो नया स्वर वर्ण जो है बनता है, उत्पन्न होता है, वे संध्यक्षर स्वर होते हैं। दो संधि को हम मिला करके बनाते हैं। संध्यक्षर पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। संध्यक्षर जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है ए और दूसरा है ऐ, तीसरा है ओ और चौथा है औ। ए ऐ ओ औ, ये सभी चारों क्या हैं? संध्यक्षर हैं। ये जो संध्यक्षर होते हैं, संध्यक्षर स्वर, ये दो स्वर को मिला करके एक जो है संध्यक्षर बनता है। ठीक है, जैसे ओ और ह्रस्व ई को मिलाएं तब ए बना है। ठीक है, फिर अ और ए को जब हम मिलाएंगे तो ऐ बनता है। फिर अ और उ को मिलाने पर ओ बनता है और अ और ओ को मिलाने पर औ बनता है। ठीक है, तो ये चारों क्या है? संध्यक्षर हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर किसको हम कहेंगे? कि मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। कि मुख के साथ जो है जब हम मुंह से उच्चारण कोई भी वर्ण को करते हैं, कोई भी अक्षर को हम अक्षर का उच्चारण हम मुंह से करते हैं, तो मुंह से उच्चारण करने के साथ साथ जो है नासिका से भी जिसका उच्चारण होता है, नाक से भी जिसका उच्चारण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर, उसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर वे होते हैं। ठीक है, जैसे हम अ बोलेंगे सिर्फ, तो उसमें सिर्फ क्या हुआ कि
नासिका प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अ पर चंद्र बिंदु जैसे बोले तो अ जैसे बोले तो अ भी उच्चारण हुआ और चंद्र बिंदु भी, ठीक है, दोनों उच्चारण हुआ। तो अ और चंद्र बिंदु ये दोनों जब उच्चारण हुआ तो ये पूरा अ जो हम बोले तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे अनुनासिक स्वर। फिर उसी तरह आ है, ई है और दीर्घ ई है, ठीक है, ऊ है, ऊ है, री है, री है, री है, ठीक है, ए है, आई है, ओ है, औ है, ठीक है। ये हो गया उच्चारण स्थान, सभी का मैंने अच्छे से बताया उच्चारण, ठीक है। तो इस प्रकार ये उच्चारण होगा। सब में आप देखे होंगे कि उच्चारण में नासिका जो है भाग ले रहा है, ठीक है, नाक का उच्चारण, नाक से जो है उच्चारित हो रहा है, सब में नाक भाग ले रहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया अनुनासिक स्वर जिसमें नासिका भी भाग लेगा। चाहे पे अ पे जो है जैसे कि अ वर्ण हम लिखे हुए उस पर अनुस्वार दे देंगे या चंद्र बिंदु दे देंगे तो उसमें क्या होगा कि नासिका भी भाग लेगी, ठीक है। तो यानी कि नाक भी भाग ले रहा है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी अनुनासिक स्वर हैं। तो और हम अच्छे से हम बता देते हैं आपको व्यंजन वर्ण, इसके बाद आ जाता है। तो व्यंजन वर्ण बताने से पहले हम इन सभी जो मैंने अभी आपको बताया उसको अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी हम वर्ण देख रहे हैं, वर्णमाला को। यहाँ पे पहले स्वर को देख रहे हैं, समानाक्षराणी यानी समानाक्षर जो है यहाँ पर देख सकते हैं अ आ ई उ ऊ री री री, ये सभी क्या है, ये समानाक्षर हैं। इसके बाद संध्याक्षर है ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या है, संध्याक्षर हैं। तो ये हो गया स्वर वर्ण हो गए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम व्यंजन वर्ण को देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण को भी हम देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण देख पा रहे होंगे आप, इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। व्यंजन वर्ण जो है इसमें कुल 25 वर्ण जो है यहाँ पर क्या है, ये स्पर्श वर्ण है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। ये स्पर्श, ये सभी जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ये स्पर्श है, ठीक है। ये सभी व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर के म तक। फिर य और ल व, ये चारों क्या है, अंतस्थ वर्ण इसको बोलते हैं, या अर्ध स्वर भी इसको हम बोलते हैं, य और ल व को, ठीक है। इसके बाद उस्माणा है, उष्म वर्ण इसको बोलते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, अदंत्य स और ह को, इन चारों को हम उष्म वर्ण कहते हैं। और अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों जो है अनुस्वार और विसर्ग, इनको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह, ठीक है, ये अयोगवाह वर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया स्वर और व्यंजन को मैंने अच्छे से बता दिया आप लोगों को। अब जो है कोई आपसे प्रश्न फिर पूछे, मैंने अभी स्वर वर्ण को बताया कि स्वर हम किसको बोलेंगे, तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में जो है कोई अन्य वर्ण जो है सहायता नहीं हो, अन्य वर्ण के बिना किसी सहायता के जो है जिसका उच्चारण किया जा सके, वो क्या है, स्वर वर्ण है। इसके बाद व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम बता रहे हैं आपको। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है, व्यंजना नाम उच्चारणे कश्चित स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा अवश्यम भवति। तो व्यंजन वर्ण जो है, तो व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता की अपेक्षा जो है अवश्य होता है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानां उच्चारणार्थम सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवति। मतलब ये समझिए कि जहाँ भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वहाँ पर स्वर की सहायता अवश्य होता है, ठीक है। स्वर की सहायता के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिएगा, हम क बोल रहे हैं तो उसमें अ छिपा हुआ है, क बोलें तो अ है ना छिपा हुआ, तो अ क्या है, स्वर है। तो स्वर की सहायता से तो वर्णमाला में जो है व्यंजन का उच्चारण के लिए हमेशा सभी जगह क्या हो रहा है, अ स्वर का जो है, अ स्वर जो है जुड़ता है, ठीक है, अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। जहाँ भी हम व्यंजन वर्ण हम कोई भी देख लें, उदाहरण ले लें, जैसे कि हम उदाहरण के लिए हम क ले लें, ठीक है, हम क लिखते हैं ना, तो क जो है, ये क जो वर्ण है, इस क वर्ण जो है पूरा नहीं है, ये पूरा जो है ना, इसमें क्या हुआ है, अ मिला हुआ है। अ क्या हुआ है, इसमें देख सकते हैं मिला हुआ। क हलंत, किसी भी वर्ण में हलंत ये जो लग जाएगा, ये हलंत नीचे जो लगा हुआ है इसको हलंत बोलते हैं। तो किसी भी वर्ण में जब हलंत लग जाएगा यानी कि वो वर्ण क्या है, आधा है। जब उस वर्ण को पूरा करना होगा तो उसमें जो है अ हम लगाएंगे व्यंजन वर्ण में। तो जब क हलंत और अ मिल करके क बनता है, ये पूरा इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे क में जो है ये क स्वतंत्र व्यंजन जो है, इसमें क्या हुआ है, अ स्वर मिला हुआ है। तो यानी कि हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ख हलंत धन अ, यानी कि आधा ख और अ मिल करके ये ख बनता है। यहाँ पे ग ये हलंत है, इसको और अ को मिला करके हम जो है यहाँ ग बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार घ हलंत यानी आधा घ और अ ये मिल करके घ बनता है, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया, आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार म में भी है, म हलंत धन अ मिला करके पूरा म बनेगा,
ठीक है। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ केवल व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं है, जैसे कि क ख ग घ इत्येव स्थिति, ये है, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है, ये शुद्ध व्यंजन है। अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजिता अस्ति, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अ का हम प्रयोग इसलिए ले रहे हैं चूँकि उच्चारण करने में आसान हो, उसका, उस वर्ण का उच्चारण करने में हमें क्या हो, सहायता प्रदान हो, अच्छा से हम उच्चारण उसका कर पाएँ, इसीलिए हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजनानाम चत्वारा भेदा सन्ति, और व्यंजन वर्णों का जो है फिर 4 भेद हैं, होते हैं। वे 4 भेद कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या है, स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्श वर्ण जो है किसको बोलते हैं। तो स्पर्श वर्ण क से लेकर के प वर्ग तक, क से लेकर के म तक जो है क्या है, ये स्पर्श वर्ण है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क से लेकर के म तक क्या है, स्पर्श वर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब म, ये सभी क्या है, स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण जो है ये 5 वर्गों में है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ठीक है। तो पहला जो हो गया व्यंजन के जो 4 भेद होते हैं, उसमें से पहला भेद कौन सा हो गया, स्पर्श वर्ण। इसके बाद दूसरा है अंतस्था वर्ण, यानी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण आपको मैंने बताया था कि योर लव ये होते हैं, ठीक है। अंतस्था वर्ण बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण जो होता है ज़्यादातर मतलब स्वर वर्ण के स्थान पर होते हैं। अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते, मतलब इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी इसको कहा जाता है। जैसे कि ये क्या होता क्या है कि स्वर वर्ण मतलब 2 स्वर को भी मिला करके ये बना हुआ है, कैसे करके, तो ये देख सकते हैं। यर लव को हम अर्धस्वर इसलिए कहते हैं चूँकि ये 2 स्वर मिल करके एक ये पूरा हुआ है, पूरा बना है, ठीक है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर दिया गया है ह्रस्व ई है और अ, ये दोनों मिल करके क्या बना है, य बना है, ठीक है। ह्रस्व ई और अ मिल करके य बना है। ये भी पूरा नहीं है, इसमें फिर अ मिलाएंगे तब जाके य क्या होगा, पूरा बनेगा, ठीक है। इसके बाद री और अ मिल करके र बना है, उसमें फिर अ मिलाएंगे तो र पूरा हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अग्रिम जो है इसमें री और अ मिल करके ये ल बना है और उसमें फिर अ मिला देंगे तब ये ल पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उ और अ मिला करके व ये बनता है, व हो जाता है ना, तो फिर उसमें अ मिला देंगे तो व पूरा बनेगा, इस प्रकार, ठीक है, व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर सभी को जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि संधि करके बताया गया है, दिया गया है यदि धन अपि मिला करके यद्यपि बना है, यदि धन अपि मिला करके यद्यपि बना है। तो मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि यद्यपि का हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो देख सकते हैं कि यद्यपि किस प्रकार बना है। ये जो यहाँ पे दय संयुक्त है, दय संयुक्त में द हलंत है और धन य हलंत जोड़ अ मिला करके ये दय संयुक्त है, ठीक है। इसको दय संयुक्त है, आधा द य है पूरा, ठीक है। तो यद्यपि इस प्रकार है। पितृधन आज्ञा मिला करके पित्राज्ञा बना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लृ धन आकृति ही मिला करके लाकृति ही बना है। सुधन आगतम मिला करके स्वागतम बना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने व्यंजन के जो है व्यंजन वर्ण के जो है 4 भेद होते हैं, उसमें से मैंने एक पहले आपको अभी ऊपर पढ़ाया था स्पर्श वर्ण, दूसरा जो अंतस्थ वर्ण है, तीसरा हम पढ़ा रहे हैं आगे ऊष्म वर्ण। हम जो है अब आगे ऊष्म वर्ण की ओर चलते हैं। ऊष्म वर्ण मैंने आपको अभी पीछे पहले बताया था कि ऊष्म वर्ण जो होते हैं वे कौन कौन होते हैं, तो श स श ह, ठीक है, तीनों सकार और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये चारों क्या हैं, ऊष्म वर्ण, इसी को हम कहते हैं। यानी कि इसके उच्चारण में जो है क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है इसका परिभाषा कि ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं कि ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात उष्ण वायु निस्सरति, यानी कि ऊष्म व्यंजन वर्ण जो है उसके उच्चारण के समय में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो मुख से मुंह से गर्म हवा जो है निकलती है, ठीक है। तो ये चारों को आप बोल के देखेंगे तो देखिएगा कि मुंह से गर्म हवा आपका निकलती है, ठीक है, ज़्यादा, जैसे कि श स और ह, ये क्या हो रहा है, इसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा हवा अंदर से
निकालना पड़ रहा है, तब इसका हम उच्चारण सही से कर पा रहे हैं। तो ये हो गया तीन विभाजन हो गया आपका तीन प्रकार से, ठीक है। स्पर्श हो गया, और इससे पहले जो अभी मैंने आपको बताया अंतस्थ बता दिया, इसके बाद ऊष्म बताया, और एक है चौथा अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से है? तो अ में अनुस्वार, अ में विसर्ग। इसको अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अ का यहाँ पे संयोग ले लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग को ही हम अयोगवाह कहते हैं। यहाँ पे देख सकते दिया गया है कि अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोगवाह जो है ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम अस्वर से संयोजनम पूर्वम भवति। तो यहाँ पे जो है उच्चारण के अर्थ में, उच्चारण के लिए जो है अ आगे में है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं कि अ जो है बाद में है, अनुस्वार पहले है, तो ऐसा नहीं है। अ स्वर जो है पहले ही जुड़ा हुआ है। आप अ में अनुस्वार जो है ऐसा आप देख पा रहे होंगे। ये कैसे बना है? तो ये बना है पहले अ है, इसके बाद उसमें अनुस्वार जोड़ेंगे, तब ये अनुस्वार, ये अ में अनुस्वार पूरा ये कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अ और विसर्ग मिलाएंगे, तब ये जो है अ में विसर्ग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये होगा इसको बोलेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? अंग, इसको बोलेंगे ऐसे उच्चारण करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें अत्रापि अनुस्वारः केवलम, ये जो है यहाँ पर केवल अनुस्वार, इसको हम इस तरह लिखेंगे। तथा विसर्गः केवलम इत्येव अस्ति। तो अनुस्वार केवल इस तरह होता है और विसर्ग केवल इस तरह होता है, ठीक है। एवमेव अत्रापि पूर्वम योजितः अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि अ जो है उसमें हम लगा के अ पर अनुस्वार जो लिखें वो उच्चारण के लिए केवल आपको स्वर वहाँ पे लगा दिया था। अनुस्वार जो स्वतंत्र रूप में केवल इस तरह होता है, विसर्ग स्वतंत्र रूप में इस तरह होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि व्यंजन सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजनों के साथ जो व्यंजन वर्ण है क ख से लेकर के यरल तक, तो वो जो व्यंजन वर्ण है उसके साथ सभी में भी जो है स्वरों का संयोजन होता है। स्वर जो है सभी में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया। व्यंजने स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। तो व्यंजनों के साथ जो है स्वरों का जो संयोजन होता है उसके साथ जो जुड़ता है, तो उसके द्वारा जो है गुणिताक्षर होते हैं, ठीक है। वे गुणिताक्षर जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे गुणिताक्षर जो है ये आप देख सकते हैं कि गुणिताक्षर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि किस प्रकार होगा। स्वर जैसे कि पहले समझिए, एक स्वर जो है अ है, आ है, ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ यहाँ पे दिया गया है। हम इसी को जो है प्रयोग करेंगे व्यंजन में। इसमें व्यंजन में इसको हम प्रयोग करेंगे। सभी वर्णों के साथ जो है सारे स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है। किस प्रकार होता है? जैसे कि ये अ है, अ को हम अ जैसे है तो अ तो पहले छिपा हुआ ही रहता है। जैसे कि हम क लिखेंगे तो क हलंत धन अ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे तब ना ये क पूरा होगा। तो अ तो जो है क को पूरा करने में लग जाएगा। इसके बाद आ जो है आ छुपेगा नहीं, आ को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। आ को हम इस तरह लिखेंगे। ह्रस्व ई जो लिखा है इसको मात्रा के रूप में हम इस तरह लिखेंगे। दीर्घ ई जो है इस तरह हम लिखेंगे। ह्रस्व उ को जो है किसी व्यंजन वर्ण में सटाएंगे तो इस तरह लिखेंगे, और दीर्घ उ को जो हम किसी व्यंजन वर्ण में सटाएंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख सकते हैं कि एक उदाहरण हमारे पास दिया गया। ये है कि एक व्यंजन वर्ण, ये है एक व्यंजन वर्ण है। इसको जो है क्या किया गया है, यहाँ पर हम लिखते गए हैं व्यंजन वर्ण, और उसके साथ हम क्या किए हैं, सभी को हम सटाते गए हैं, ठीक है। सभी को हम एक एक करके दिखाते हुए गए हैं। तो यहाँ पर हम जो आकार लगाए हैं ये वाला, तो देख सकते हैं क में आकार इस तरह बना। क को हम सब जगह रखे हैं। फिर इसमें जो ह्रस्व ई को लगाए हैं तो इस तरह बनेगा, क में ह्रस्व ई। क में दीर्घ ई लगाएंगे तो इस तरह होगा। क में ह्रस्व उ लगाएंगे इस तरह होगा। क में दीर्घ उ लगाएंगे तो इस तरह होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसी तरह आपको बनाना, यहाँ पे ख दिया गया है तो यहाँ पे पूरा ख लिखाएगा। जब अ मिलेगा जब इसमें, तो अ क्या होगा, ये पूरा ख बन जाएगा, हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। अ जुड़ जाएगा ख हलंत में तो ख पूरा हो जाएगा। इसके बाद आकार जब जुड़ेगा ख में, तो ख में आकार यहाँ पे बनेगा। ख में हर्षीकार इस तरह खाली लगेगा, ख वहीं रहेगा। फिर दीर्घ ई लगेगा, फिर ह्रस्व ई उ लगेगा, फिर दीर्घ उ लगेगा। यहाँ पे सब जगह यहाँ पर क्या होगा, सब में ख ख ख ख आएगा। उसी तरह आपको ग का, घ का, अंग का बना लेना है। फिर च का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बना के दिया गया है आपको। च च च च सब में रहा, फिर उसी तरह आपको लिखते जाना है। फिर छ का यहाँ पे उसी तरह आपको बना देना है। ज का ज उसी तरह आपको बना देना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से बना लेंगे। फिर झ का, य का, सब का आप उसी तरह बना लेंगे। झ झ झ सब में चला जाएगा। फिर आकर हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार आप लगा देंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इसको देख देख करके आप अच्छे से
भर लेंगे अपने कॉपी में, या फिर पेंसिल लेकर के, आपके पास अगर पुस्तक है तो उस पेंसिल से भर लेंगे, आप कलम से नहीं भरेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसमें दिया गया, आगे कह रहा है वदामह लिखामह च, बोले और लिखें, ठीक है, बोलना है और लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको पहले हमको बोलना है, तो री है, ये री है, री है, क्योंकि ये ह्रस्व री है, ये दीर्घ री है, ठीक है। ये है री, और ये री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए री केवल ह्रस्व रूप में होता है। फिर ए है, फिर आई है, ओ है और औ है, ठीक है। तो ये तो हम अक्षर के रूप में हम जो है स्वर वर्ण के रूप में लिखते हैं। चूंकि हमको व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग करना है, तो इसको हम मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो जहाँ री रहेगा तो हम व्यंजन में जब हम लिखेंगे क में लगाएंगे, या च में जैसे हम लगाएंगे, तो च में जैसे हम लगाएंगे च लिख लेंगे और उसके नीचे हम ये वाला लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे क में लगा दिया है, इस तरह ये री लगाया है नीचे में, ठीक है। उसी प्रकार री है, ये दीर्घ री है, ठीक है। तो यहाँ पे क में देख सकते हैं दीर्घ री नीचे इस तरह लगाया है, ये वाला जो री है यहाँ पे इस तरह लगाया हुआ है। फिर री को जो है हम इस तरह लगाएंगे किसी भी वर्ण में। फिर ए जो है इस तरह, तो ए को हम ऐसे लगाएंगे वर्ण में, इस प्रकार लगा देंगे, ठीक है। फिर आई है, तो आई को हम किस तरह लगाएंगे, तो आई को हम इस रूप में लगाएंगे किसी भी व्यंजन वर्ण पर, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ क में लगा करके दिखाया गया है। फिर को में ओकार लगाएंगे, को में औकार लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे आपको बताते हैं क्या क्या, फिर कैसे आपको कहाँ कहाँ क्या भरना है। उसके नीचे जो ये खाली स्थान जो दिया गया है कि हम खाली स्थान में सभी में कॉलम में हम क्या भरें, ऐसा प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें जो आपको भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं क वाला भरा गया, तो उसके नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ख वाला हम भरेंगे, यहाँ पर ख वाला भरेंगे, या ख ख ख ख सब में लिखेंगे। पहले ख लिख दिए, इसके बाद ख लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हम मात्रा लिखे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि क में री, दीर्घ री जो नीचे में है, यहाँ ऊपर में जो है, और यहाँ पे जो है सबको जैसे जैसे मात्रा लगा हुआ है सब में क्या करना है, भर देना है ख ख के साथ। इन सभी में क्या होगा, ख खरी खरी खलरी, ठीक है। फिर खे खई खो खऊ ऐसे होगा, ठीक है। हम पहले यहाँ ये जो क वाला दिया गया, हम क का ये सबके साथ उच्चारण करके आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बोलना और लिखना दोनों है, तो इसका हम उच्चारण करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये हुए क्री, अक्री, अक्लरी, के, कई, को, कऊ, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह इसको आप लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि च वाला है, ठीक है। ये जो च वाला है, तो च वाला को हम कैसे लिखेंगे, ये भी प्रश्न आप लोगों के मन में होगा। तो ठीक उसी प्रकार लिखाएगा, यहाँ च वाला लिखेंगे, फिर यहाँ छ वाला लिखेंगे, फिर यहाँ ज वाला लिखेंगे, झ वाला लिखेंगे, यहाँ वाला लिखेंगे। हालांकि दिया गया है कि बोलें और लिखें, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरह इसी में जो देख देख के लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप चूंकि वर्णमाला पढ़ चुके हैं, तो च वाला उदाहरण आपको लिख के बताया है, तो इसमें आप छ वाला लिखें, इसमें ज वाला, इसमें झ वाला और इसमें इया के साथ लिखें, ठीक है। तो आपके लिए होगा कि आप चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से आप सीखेंगे, और मात्रा तो वही रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा दिया है, इसमें आप जो आसानी से अच्छे से आप भर सकते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें फिर ट वाला दिया गया है, ट वाला जो है वर्णमाला आपको समझना है कि हम कैसे इसमें भरेंगे, ठीक है। तो ट वाला में जो आपको भरना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी उसी तरह बहुत ही सरल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया ट, ये व्यंजन वर्ण है, तो ट में जब अ पूरा मिलेगा तो क्या होगा, ट बनेगा। फिर आकार मिलेगा तो ऐसे बनेगा, ट में हर्षिकार मिलेगा तो ऐसे बनेगा, ट में दीर्घिकार मिलेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। इसमें ट में हर्षुकार मिलेगा तो ऐसे बनेगा, ट में दीर्घुकार मिलेगा तो ऐसे बनेगा। इसका हम सभी का जो है क्या करते हैं, आपको उच्चारण करके बता देते हैं। ये हो गया ट, टा, टी, टी, टू, टू, ऐसे इसका उच्चारण स्थान हुआ, ठीक है। उसी तरह आप ठ का लिखेंगे, यहाँ पे ठ सब में लिखेंगे। फिर मात्रा देंगे इसमें, ठ आकर, ठ में हर्षिकार, ठ में दीर्घिकार, ठीक है, ठ में हर्षुकार, ठ में दीर्घुकार, ऐसे आप सब में मात्रा देंगे। समझ गए। अब इसको आप समझ पाए होंगे। तो फिर उसी तरह ड का भी आप इसी तरह लिख लेंगे, सब में डो लिखाएगा, सब में जो है आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार लगाएंगे। फिर ढ का उसी तरह सबका बनाएंगे, और मूर्धन न का भी इसी तरह बनाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो है त का दिया हुआ है, तो का भी आप ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। तो का भी आप उसी तरह बनाएंगे, सब में
तो लिख दिया। उसी प्रकार देख सकते हैं तो आकर तो अरसई तो दीर्घई तो अरसऊ तो दुर्गऊ लिख दिया है। अब अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में देख देख करके आप पेंसिल से आप भर देंगे और फिर थ का उसी तरह यहाँ पे बनाएंगे, द का भी उसी तरह बना लेंगे, ध का भी उसी तरह धो सब में भराएगा। फिर आकर हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दुर्घुकार लगाते जाएंगे। फिर न का भी उसी तरह आप कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार देखते हैं कि प वाला दिया है। आशा करते हैं अब तक आप समझ चुके होंगे। फिर प वाला उदाहरण आपको दे दिया, उसी प्रकार यहाँ आपको फ सब में लिखेंगे। आकर हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दुर्घुकार उसी तरह आप लगाते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह ब का भ का म का आप कर लेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है ट में जो है री कार लगाया है ट्री, और ट में दीर्घ री लगाया ट्री, और ट में री लगाया गया अटलरी, और टे है टई है, फिर टो है और टऊ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह दिया गया है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको देख देख करके नीचे नीचे सब में लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप ऐसे कीजिए इसको कि इसको पढ़ लिए, इसके बाद यहाँ पर आप जो है ठ वाला लिखें। ठीक है, इसमें क्या करें, आप ठ वाला लिखें, ठ में फिर री लगाएं, इसी तरह मात्रा लगाते जाएंगे। इसमें ठ वाला लिखें, इसके बाद ड लिखें, इसमें ढ वाला, और इसमें मूर्धन न वाला लिखें। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं अच्छे से और अच्छे से आप लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है आगे यहाँ पे त वाला आप लिखेंगे। ठीक है, त थ द ध न आप तो जानते ही हैं, वर्णमाला मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ही। तो यहाँ पे त के बाद यहाँ पे थ वाला लिखें, यहाँ पे द, यहाँ पे ध, यहाँ पे न। यहाँ पे थ जो लिखेंगे सब में थ थ थ थ चलेगा, और मात्रा जो है यही वाला नीचे नीचे ऊपर ऊपर जो लगा हुआ है सभी वही वाला आप यहाँ पे लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसी प्रकार इसमें जो है द वाला लिखेंगे, और इसमें द सब में चलेगा, मात्रा वही आकर हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दुर्घुकार, ये वाला जो री है री लगाएंगे, ते है दो में कर दे लगाएंगे। यहाँ पर री है तो में री लगाएंगे, यहाँ पे दो में री लगेगा यहाँ पर तो इसमें जो है दो जब सब में चलेगा तो दो में ए कार, दो में आई कार, दो में ओ कार, इस तरह सब में चलेगा। फिर ध में, फिर नौ में उसी तरह चलेगा। ठीक है, आगे जो फिर प वाला आ गया, फिर उसी तरह जो है ये मात्रा उसी तरह रह जाएगा, री और ए आई ओ औ जो है मात्रा उसी तरह रहेगा। ठीक है, मात्रा में कुछ नहीं करना है। प के बाद यहाँ फ कर देंगे, सब में फ चलेगा, और मात्रा सब में वही लगाते जाएंगे। फिर ब सब में चलेगा, मात्रा वही लगाते चलेंगे। फिर भ सब में चलेगा, मात्रा वही लगाते जाएंगे। री ए आई ओ औ सब में लगाते चलेंगे। म यहाँ पे देते जाएंगे, इसमें म चलेगा, और मात्रा जो है आप वही लगाते चलेंगे। म में री कार लगाएंगे, म में दीर्घ री लगाएंगे, म में री लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह इसके बाद म में ए कार लगाएंगे, म में आई कार लगाएंगे, फिर म में ओ कार लगाएंगे। ठीक है, म में औ कार लगाएंगे, सब में म रहेगा लगा हुआ, सब में म लगा हुआ रहेगा, है ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब जो है आगे आपका यो वाला भी उतना ही सरल है जैसे आप बनाते हुए गए हैं। यो वाला में भी यो के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे यो रो आधा है, फिर ओ के साथ जब लगेगा ओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो यहाँ पर पूरा बन जाएगा। रो क्या होगा, पूरा लिख देंगे इसमें। फिर रो में जो है यहाँ पर आकार लगा देंगे, फिर रो जो यहाँ लिखेंगे इसमें हर्षिकार लगा देंगे, फिर रो लिखेंगे यहाँ पर दीर्घिकार लगा देंगे, फिर रो लिखेंगे इसमें हर्षुकार लगा देंगे, फिर रो लिखेंगे यहाँ पर दुर्घुकार लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार लो का लिखेंगे, लो सब में लिख लेंगे। फिर आकर हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दुर्घुकार जैसे हम लिखें उसी तरह इसमें सब में क्या होगा, रूप चलेगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार लो का हो गया, फिर वो का उसी तरह चलेगा, वो सब में लिखेंगे। आकर हर्षिकार दीर्घिकार उसी तरह सेट कर देंगे। उसी प्रकार फिर जो है तालव्य स्व वाला जो है यहाँ पे चलेगा, तालव्य स्व है, फिर इसमें मूर्धन्य स्व चलेगा, सब में आकर हर्षिकार दीर्घिकार लगा देंगे। फिर जो है दंत स्व है, फिर उसी तरह सब में जो है दंत स्व लिख देंगे, आकर हर्षिकार चल जाएगा। ह के साथ भी उसी तरह आप कर देंगे। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुस्वार दिया है और विसर्ग दिया गया है। अनुस्वार और विसर्ग जो है यहाँ स्वर के साथ जो है यहाँ पे सब पैर लगाते हुए जाना है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ओ में हम अनुस्वार लगाएं, फिर आ में, फिर हर्षई में अनुस्वार, फिर दीर्घ ई में अनुस्वार, फिर हर्ष उ में अनुस्वार, दीर्घ उ में अनुस्वार, सब में अनुस्वार लगाए हैं, सभी स्वर हैं। फिर ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षऊ दीर्घ उ के साथ क्या क्या है, विसर्ग लगाते गया है। अब आइए हम आगे चलते हैं। तो अयोगवाहा नाम, अयोगवाहों का, अयोगवाह मैंने आपको अभी पढ़ाया था।
अयोगवा किसको हम बोल रहे थे, अयोगवा पीछे। तो अयोगवा जब मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया तो अयोगवा में क्या था, अनुस्वार और विसर्ग को ही हम क्या बोल रहे थे, अयोगवा। ये क्या है, अयोगवा है, यही दोनों, ठीक है। तो इसको ही अब लिखना है। जैसे व्यंजन वर्ण क के साथ जो अब हम क के साथ जो है अब स्वर लगाएंगे, स्वर मिला रहे हैं, स्वर कौन सा है, अनुस्वार है। क में अनुस्वार जब हम मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, ये कंग बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क में आकार लगाएंगे, फिर काम बनेगा, समझ में आया। इसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ पे अ है, इसके बाद यहाँ पर आ है, यहाँ पे फिर हर्षी है, तो क हर्षीकारी यहाँ और अनुस्वार होगा किम, क दीर्घई अनुस्वार किम, ठीक है। क हर्षऊ अनुस्वार, फिर क दीर्घऊ अनुस्वार। उसी प्रकार ख का होगा, ठीक है, जैसे क वाला हुआ यहाँ पर उसी प्रकार ख वाला होगा। इसको आप भर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर उसी तरह होगा, इसमें फिर उसी तरह होगा, बहुत ही सरल है। इसको भी आपको भरना है। कैसे भरेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यो वाला एक आपको भर के दिखाया गया है। यो में जो है यहाँ पर री का मात्रा लगा, यहाँ दीर्घ री का मात्रा, यहाँ री का मात्रा, यहाँ ए का मात्रा, यहाँ आई का मात्रा, यहाँ ओ का मात्रा, यहाँ औ का मात्रा, सब जगह यो 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 समान है। उसी तरह हम क्या करेंगे, रो 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 रो, सब में रो रहेगा समान, और जो है मात्रा वही यहाँ पर ए कार लगा देंगे, यहाँ आई कार लगा देंगे, यहाँ पर जो है औकार लगा देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, औकार लगा देंगे, ठीक है। और सब में रो 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 सेट कर देंगे। समझ गए इस चीज़ को। फिर लॉ के साथ भी उसी तरह यहाँ पर करेंगे, सबके साथ मात्रा वही लगा देंगे, लो सब में रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर वो आएगा, वो में री लगाएंगे, ठीक है। फिर वो लिखेंगे, वो में जो है री लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे री लगाएंगे, वो में फिर वो रहेगा ए कार, वो आई कार, वो ओ कार, वो औ कार, इस तरह लगाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ तालब्य स्व आया, तालब्य स्व वाला में जो है हम क्या करेंगे, फिर तालब्य स्व उसी तरह है। फिर यहाँ पर हम मूर्धन्य स्व लिखेंगे, यहाँ सब में मूर्धन्य स्व चलेगा, और मात्रा जो है उसी तरह ऊपर में जो लगा हुआ है ओ कार, जहाँ लगा है वहाँ ओ कार लगाएंगे, जहाँ आई कार लगाए वहाँ आई कार लगाएंगे, ठीक है। और मात्रा वही यहाँ पर रहेगा मूर्धन्य स्व। फिर यहाँ दंत्य स्व लगाएंगे, सब में दंत्य स्व लिखेंगे, और सब में मात्रा वही लगाएंगे, री आई ओ औ, इस तरह सब जो है वही लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ह लिखाएगा, सब में ह चलेगा, सब में ह चलेगा यहाँ पर, और ह में जो है सब उसी तरह लगाएंगे, हरीकार, रीकार, रीकार, इसके बाद हो ए कार, हो आई कार, हो ओ कार, हो औ कार, इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि री दिया गया, फिर दीर्घ री है, फिर री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। और जितना भी यहाँ पे लिखा गया है सब के साथ क्या किया गया, सब में खाली अनुस्वार लगाते गया है, सब में, ठीक है। अयोगवा सब में सेट किया गया है। फिर री से लेकर के री, ए, आई, ओ, औ सब तक दिया गया है, और सभी में क्या किया गया, विसर्ग लगाया गया है, ठीक है। तो विसर्ग जब लगाया गया सब में हम उसी तरह कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम अभ्यास करना है। तो उसी तरह जो है ये जो लिखा गया है इसी को हम देख करके, ये ऊपर वाला जो ये पंक्ति है, ऊपर वाला जो ये लाइन है, उसको हम इसमें लिखेंगे, ऊपर वाला में देख देख करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पंक्ति है इसमें लिखेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको भर लेना है देख देख करके। आशा करते हैं कि इसको आप भर लेंगे ऊपर वाला में। और ये जो नीचे वाला दिया गया है, नीचे वाला हम नीचे वाला में भरेंगे। ये नीचे वाला जो है नीचे वाला में भराएगा, ये भराएगा इसमें, ठीक है। नीचे वाला जो है नीचे वाले में भराएगा, और ऊपर वाला जो है ऊपर में भराएगा। इसको आप समझ चुके होंगे कि नीचे वाला जो है ये नीचे वाला में भराएगा, ठीक है। नीचे वाला को देख देख करके हमको नीचे वाले में भर लेना है, ठीक है। इसको आप अभ्यास करना है आपको अच्छे से, ठीक है। इसको भर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है री है, उस पर जो है रेफ लगाया गया, दीर्घ री है उस पर रेफ लगाया गया है, और री है उस पर रेफ लगाया गया है। एतानि त्रीणि गुणिताक्षराणि क्रमेण इत्यमेव अपि प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। तो इसको जो है यहाँ पर तीन दिया गया है, तीन तरह से यहाँ पर जो देख सकते हैं कि लिखा गया है। और इसको जो है आप कॉपी में एक दो बार लिख सकते हैं, ठीक है, वो आगे पीछे करके। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने जो है इस संपूर्ण पाठ को मैंने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद जो है वयम शब्दान जानीमः, अब हम लोग जो है शब्दों को जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर क्या गया, हिंदी शब्द इसमें दिया गया है। यहाँ पर शब्द दिया गया है संस्कृत में है, और उसको संस्कृत में फिर जान सकते हैं। जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का मतलब क्या होता है, पितुः आदेशः, यानी कि पिता का आदेश, हिंदी में उसको हम जानते हैं। और अंग्रेजी में भी यहाँ दिया गया फादर्स ऑर्डर, यानी कि आपके जो फादर का ऑर्डर है
उसी को हम संस्कृत में कहते हैं पित्राज्ञा और हिंदी में कहते हैं पिता का आदेश। और कह रहा है मातृभाषया अर्थम लिखंतु, और मातृभाषा के द्वारा जो है अर्थ को लिखें। अपनी मातृभाषा जो है आपका लोकल लैंग्वेज जो है आपका जो है ग्रामीण भाषा है, जहाँ मगही है तो मगही में लिख सकते हैं, या कहीं पे मैथिली है मैथिली में लिख सकते हैं। जो भी भाषा आप जानते हैं, अंगिका में लिख सकते हैं अगर उस भाषा को आप जानते हैं तो, नहीं तो आप इसको जो है खाली स्थान ही छोड़ दें। हिंदी आप जानते हैं तो हिंदी चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये जो वर्ग 6 का ये क्लास 6 का बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैंने प्रथमा पाठा को अच्छे से पढ़ा। जो वयम वर्णमाला पठामः ये जो शीर्षक है इसको मैंने अच्छे से पढ़ा, यानी कि सभी वर्णमाला को मैंने ध्यान से पढ़ा। वयम वर्णमाला पठामः इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, अच्छे से समझाया, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इससे अग्रिम वीडियो में हम जो है आप लोगों के साथ मिलते हैं। इसका अग्रिम वीडियो आप चैनल पे जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। इसका प्रश्नोत्तरी के साथ हम मिलते हैं अग्रिम वीडियो में। और वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, वीडियो में जो है आप लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।